सबसे पहले देखिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने मंगल के दिन सऊदी अरब के हमला जो फ़ज़ाई हमला था यमन के साउथ में, जो उनका पोर्ट है मोकाला, उस पे चंद घंटों के बाद ही मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनके जो भी कंटिंजेंट या दस्ते यमन में रहते थे बाकी, उन्हें वहाँ से विड्रॉ करने, निकालने और एग्ज़िट करने का फ़ौरी तौर पे उन्होंने फ़ैसला कर लिया। ज़हन में रखिए कि सऊदी एयरफोर्स ने जो हमला किया, अच्छा सऊदी एयरफोर्स जो है वो एक ऐसी कोएलिशन का हिस्सा है जिसका मैंने पिछली दफ़ा सवाल उठाया था कि कौन सी कोएलिशन है, और ये वो कोएलिशन है जो यमन के हवाले से एग्जिस्ट करती है, और सऊदी अरब और उसके साथ यमन, उसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात भी इस कोएलिशन का हिस्सा है। इसमें सऊदी एयरफोर्स ने हमला किया कोएलिशन के बिहाफ पे, और ये मंगल की सुबह 4:20 के करीब ये हमला जो है ये साउथ ऑफ यमन में किया गया, पोर्ट मोकाला के ऊपर। मुत्तहिदा अरब इमारात का जो इस पे रिएक्शन आया है वो दो डिफरेंट सोर्सेज से मुख्तलिफ तरीके से आया। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिएक्शन है, दूसरा उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिएक्शन। मिनिस्ट्री डिफेंस ने सिर्फ एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात फौरी तौर पे अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें यमन से विड्रॉ कर रही है इन व्यू ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, जो नई सूरत हाल डेवलप कर रही है और सेफ्टी के कंसर्न्स में ट्रूप्स के हम उनको वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि सऊदी अरब ने क्या उनसे क्या डिमांड किया या सऊदी एयर स्ट्राइक हुई है क्या, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिंपली एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब इमारात की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने एक बहुत डिटेल कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत हैरानगी हुई है सऊदी पोजीशन के ऊपर। ये सऊदी अरेबिया ने जो इल्ज़ाम लगाया है मुत्तहिदा अरब इमारात पे, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मिलिट्री सप्लाईज, वेपन्स एंड आर्म्स जो हैं वो नहीं भेजे गए। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने जो हमला किया, जो एयरफोर्स ने हमला किया मोकाला के ऊपर, वहाँ पर व्हीकल्स थी जो, और बेसिकली मिलिट्री ट्रक्स थे, मिलिट्री व्हीकल्स थी, मिलिट्री ट्रक्स से, पिकअप ट्रक्स थे, और ये सब के सब मुत्तहिदा अरब इमारात की जो फोर्सेस 2018, 19 से या 17 से वहाँ पर अभी तक थीं, ये उनके यूज़ के लिए थे। ये सदर्न ट्रांजिशनल या किसी भी यमनी ग्रुप के इस्तेमाल के लिए ये इक्विपमेंट जो है वो नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े ज़राए अबलाग ने, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, जिसमें रॉयटर्स भी है, उन्होंने वीडियोस भी इशू किए हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में जो जलते हुए पिकअप ट्रक्स हैं जो एक पोर्ट के करीब किसी जगह पे हैं, वो आप उनको देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है, उनका एक एनालिसिस या एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है, और वाकई वो लगता तो नहीं है कि वेपन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सोर्सेज ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2019 में उनके ट्रूप्स की खासी बड़ी तादाद यमन में मौजूद थी मदद करने के लिए, अलॉन्ग विद द सऊदीज़। जब जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, सऊदीज़, यमनी हुकूमत और मुत्तहिदा अरब इमारात सब एक तरफ थे उस वक्त, और उसके बाद से मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक से ज़्यादा दफ़ा अपनी फोर्सेस का ड्रॉ डाउन किया, और इस वक्त ये नहीं पता, थोड़े ही उनकी ट्रूप्स वहाँ पे थे, ये नहीं पता कि कितने थे, कितनी बड़ी तादाद में थे, उनकी क्या फॉर्मेशन थी। अब इस चीज़ को देखें कि जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात का एलाय है, उसने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जो भी डिसीजन किया ये यूनिलैटरली किया है, हम सब एलाइज हैं, और सऊदी अरब का ये डिसीजन, इसकी कोई लीगल सेंस नहीं है, इसकी मॉरल एथिकल सेंस नहीं है, और मुत्तहिदा अरब इमारात जो है दैट विल कंटिन्यू बी टू द मेजर प्लेयर इन द यमनी पॉलिटिक्स, वो हमारा मेजर एलाय रहेगा और उसका यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये भी ध्यान में रखें कि सऊदी अरब में ये डिमांड किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से ये डिमांड किया है और एसटीसी से ये डिमांड किया है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने जो दो सूबे जो हैं, हदरमत और दूसरा अम्मारा या समथिंग, इन दोनों को जो कब्जा कर लिया है गुज़िश्ता चंद दिनों में, इन्हें फौरी तौर पे खाली किया जाए। अब तक इसके कोई असरात या इम्कानात नहीं है कि मुत्तहिदा अरब इमारात उनको कह रहा है या सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है वो उन सूबों को खाली करने के बारे में सोच रही है। दूसरी तरफ एक प्रेसिडेंशियल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, जैसा मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि यमन इस वक्त 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक सना उसका पुराना कैपिटल है जहां ईरान सपोर्टेड हुतीज़ का कब्जा है, दूसरा उसका सेंटर या नीचे साउथ में है जो ये प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, जिसमें 8 जिसके मेंबर्स हैं, जिसका एक मेंबर जो है वो STCB है, और ये जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है इसको जो साहब हेड करते हैं इस वक्त, राशिद अल अलिमी, उन्होंने ये स्टेटमेंट फौरी तौर पे सऊदी हमले के बाद दी थी कि यमन के साथ हमारा मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ हमारा जो एग्रीमेंट था सपोर्ट का, ये अलायंस का, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो गया है और मुत्तहिदा अरब इमारात को अपने ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने ट्रूप्स को वहाँ से विड्रॉ कर लिए एज़ पर दी डिमांड, और ये वही डिमांड है जिसको फिर सऊदी अरबिया ने बैक भी किया था। अब ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सऊदी ट्रांजिशनल काउंसिल है वो एक इंडिपेंडेंट यमन कायम करना चाहती है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक उन्हीं इलाकों में
जहां 1990-91 तक यमन एक नहीं था, बल्कि यमन की यूनिफिकेशन हुई थी और साउथ यमन और ईस्ट यमन जो है वो एक अलग रियासत की शक्ल में एग्जिस्ट करता था, और एसटीसी दोबारा उसी को कायम करना चाहती है। ये वो चीज़ है जिसमें उनको मुत्तहिदा अरब इमारात की सपोर्ट जो है वो हासिल है। अब ये भी रखना जहन में बहुत ज़रूरी है, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि मैप देखें, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा इसकी मज़ीद भी जो मैंने कहा था उसकी मैं आपको इम्पोर्टेंस की अहमियत भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों आपको कहा था। खाली तस्वीरें दिखाने का मकसद नहीं है कि आपको तस्वीरें दिखा दी जाएं। हिस्टोरिकली तौर पे अगर आप मैप्स में देखेंगे, बिकॉज और मैंने आपको ख़ास मैप खाली इस तरह से देखने के लिए नहीं कहा था जो तस्वीर होती, मैंने कहा था कि आप में से हर शख्स के पास अपना गूगल मैप है, आपके फ़ोन के अंदर गूगल मैप है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई ऐसा फ़ोन आपके पास हो इस वक्त जिसके अंदर गूगल मैप्स ना हो, अनलेस कि कोई ऐसा चाइनीज़ फ़ोन यूज़ आप कर रहे हैं हवावे वगैरह का, जिसके अंदर ना हो, अदरवाइज़ आपके पास गूगल मैप्स होंगे। गूगल मैप में जब आप कोई भी कंट्री लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं उंगली से, और उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप मैक्रो व्यू लेना चाहते हैं मशरक़ वस्ता का, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मेना रीजन का, तो आपको मैक्रो व्यू भी मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि सऊदी अरब के वेस्ट में रेड सी, बहरा अहमर है, सऊदी अरब के ईस्ट में पर्शियन गल्फ है। फिर आप देखेंगे कि सऊदी अरब का जो ईस्टर्न कोस्ट है, और सऊदी अरब बहुत बड़ा है, वहाँ से आपको मैक्रो व्यू में अंदाज़ा होगा। सऊदी अरब इतना बड़ा है कि अगर आप मैक्रो व्यू ही लें पूरे रीजन का, मिडल ईस्ट का, तो आप बहुत आसानी से सऊदी अरब के ईस्ट कोस्ट में जो छोटा सा नन्हा सा कुवैत है उसके नीचे आ जाएं तो बहरीन है, बहरीन के बाद और नीचे आ जाएं तो कतर है, कतर के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात है, उसके नीचे ओमान है। ओमान चूँकि साइज़ में, जोग्राफिया में बड़ा है, और फिर यमन बड़ा है, तो वो तो आपको नज़र आते हैं, लेकिन कुवैत को, बहरीन को, मुत्तहिदा अरब इमारात को और कतर को आप बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं। जब आप उंगलियों से उसको खोलेंगे तब आपको पता चलता है कि ये नन्हे मुन्ने मुल्क जो हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत अमीर, ये एग्जिस्ट भी करते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक्सपैट्स जो हैं वो हैं। मकसद अब ये लंबी कहानी है कि मतलब ये कई दफ़ा हम लोग सारा ही मीडिया जो है वो तस्वीरें और इमेजेस दिखाता है एक सर्टन इम्पैक्ट के लिए, एस्थेटिक्स के लिए, तब इम्प्रेस करना मकसद उसका होता है, इल्मियत झाड़ने का। मेरा मकसद वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको टूल्स ऑफ एम्पावरमेंट देना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे आप तस्वीरें दिखाएं, तो तस्वीरें अच्छी लगती हैं, आई अंडरस्टैंड, अभी है नहीं मेरे पास ऑप्शन, मैं दिखाऊंगा, दिखाता भी रहता हूँ, मैं बहुत रिसर्च उस पर करता हूँ, लेकिन जो टूल ऑफ एम्पावरमेंट है वो मैं नहीं हूँ। टूल ऑफ एम्पावरमेंट आपका गूगल मैप है, जिसको एक्सपैंड करेंगे, शॉर्टन करेंगे, तो आपको समझ आएगी कि खत्ते की असल सूरत हाल क्या है और वहाँ पे इस वक्त किस किस्म की खिचड़ी जो है वो पक रही। अब सऊदी अरेबिया के लिए क्यों ये ज़रूरी है कि यमन यूनिफाइड रहे? जब मैप को आप देखेंगे, और थोड़ा सा हिस्ट्री, हमें इस्लामिक हिस्ट्री भी बहुत पता है कि किस तरह से प्री हिस्टोरिक टाइम से सऊदी अरब तो एक नया कंट्री है ना, जो 1930 में या 32 में कहीं जाके बना है, उसको भी 100 बरस भी पूरे नहीं हुए। लेकिन जो हिजाज का पूरा पेनिनसुला है जिसको आप देखते हैं, इसका और यमन के दरमियान में ये हमेशा से इंटरकनेक्टेड है। जैसे खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के इलाके इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे बलूचिस्तान के इलाके और अफगानिस्तान के इलाके इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं। इसी तरह से यमन और सऊदी अरब की तारीख, उनकी हिस्ट्री, उनका जोग्राफिया, उनके रिसोर्सेस, उनका कल्चर, उनके नैरेटिव्स, वो सारी की सारी कहानी इंटरकनेक्टेड है। बहुत बड़ी तादाद में यमनी 9/11 के जो हाईजैकर्स और दहशतगर्द थे वो भी यमनी नजात के सऊदी अरब, जो सऊदी वाला थे। तो सऊदी अरब के लिए यमन में स्टेबिलिटी होना, पीस होना, यमन का यूनिफाइड रहना और यमन पे सऊदी इन्फ्लुएंस रहना जो है, वो सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सऊदी यहाँ पे कोई हवाई बात नहीं कर रहे, वो कोई ऐसे ही जोर नहीं लगा रहे, उनके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस। ठीक, अब हम आगे आ जाएं थोड़ा सा। अब तक हुआ क्या, जो सॉरी फॉर दिस, मुझे अपना ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा है अपने हैंड राइटिंग में। जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स ने इसके ऊपर कमेंट किया है, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब में और मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर टेंशन्स तो गुज़श्ता कई बरस से बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से, कम से कम 2020-21 से बढ़ रही थी। उसका मसला ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का जो वर्ल्ड व्यू है वो सऊदी वर्ल्ड व्यू से बड़ा डिफरेंट है। मुत्तहिदा अरब इमारात विद दुबई अगर माइंड में आप लाएँ तो उनका एक बहुत
ओपन एटीट्यूड है ग्लोबल इंटीग्रेशन का, ट्रेड का, वॉल्यूम्स का, मॉडर्निटी का, वो तमाम चीज़ों में, मतलब द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमन, मॉडर्निटी, वेस्ट, इजराइल, हर चीज़ में उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो सऊदी अरब से मुख्तलिफ होता चला जा रहा है। और आई थिंक द सिटी ऑफ दुबई जो है वो उसके अंदर एक इंटरनेशनलिज्म जो है वो उस पर पैदा कर रहा है। और सऊदी अरब खुद भी दुबई को और मुत्तहिदा अरब अमारात को एक मॉडल के तौर भी देखता है। MBS ने कई दफ़ा दुबई के मॉडल की तारीफ भी की है, वो उसको एमुलेट भी करना चाहते हैं, न्यूम सिटी एंड ऑल दैट। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों लीडरशिप्स के दरमियान में एक कंपटीशन भी है, जेलसी भी है, ईगो बैटल भी है। और ये यहाँ पे आपको इस वक्त सूडान में भी नज़र आ रही है, सोमाली लैंड में भी नज़र आ रही है, यमन के अंदर भी नज़र आ रही है, ऑयल पॉलिसीज़ के और ऑयल प्राइसेस के इशू में भी नज़र आ रही है। लेकिन वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट का ये कहना है कि इन टेंशन्स में बहुत इजाफा हुआ है नवंबर 2025 के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने मुलाकात की और ये बात सामने आई और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उस पर कमेंट भी किया कि वो मदद करेंगे सूडान के हवाले से। उस वक्त ओपनली तो यही आया कि सूडान के हवाले से और जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं उसके हवाले से और STC के हवाले से MBS ने कंप्लेन की है ट्रंप को। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप को ये भी बात पता चली और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक टेंस डायलॉग होता रहा उनकी लीडरशिप के दरमियान इस हवाले से, बिकॉज मुत्तहिदा अरब अमारात को ये भी पता चला कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की लीडरशिप के हवाले से बड़े सख्त किस्म के अल्फाज यूज़ किए हैं, सैंक्शंस की बात की है, उनको इर्रेस्पॉन्सिबल, रोग, ओवर एम्बिशियस और इस तरह की बातें उन्होंने की। ये उनके कानों तक पहुंचा। दोनों जो मुल्क हैं इनके वाशिंगटन के अंदर 100 के करीब लॉबिस्ट हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के इस वक्त 5 या 6 लॉबिस्ट हैं। इन दोनों मुल्कों के अंदाज़ा हमेशा ही 100 के करीब लॉबिस्ट यहाँ पे होते हैं। तीसरा मुल्क जिसके 100 के करीब लॉबिस्ट होते हैं इस वक्त हैं या नहीं है, वो कतर है। तो ये लॉबिस्ट इनके जो हैं वो सिंगल पर्सन फर्म से लेकर मल्टीपल पर्सन फर्म्स तक के इनके लॉबिस्ट हैं। ये हर चीज़ की यहाँ पे खबर रखते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्हें यूरोपियंस से भी ज़्यादा ये पता होता है कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान में किस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये बड़े इन्वेस्टेड हैं इस चीज़ के अंदर। अब अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुध के दिन पहले स्टॉक मार्केट्स तकरीबन 1 से 1.5% गिर गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई की, सऊदी स्टॉक मार्केट, कतरी मार्केट सारी की सारी क्रैश कर गई थी। लेकिन अब वेडनेसडे की मॉर्निंग में जब फैसला किया मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने का, तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आई है और मार्केट्स ने रैली किया है क्लोज टू 0.7%, 0.9% या 1% के करीब उन्होंने रैली किया है और उनको लगा है कि सिचुएशन जो है वो ठहर गई है। लेकिन अभी जो एक्चुअल कंपटीशन है, जहां पता चलना है कि इनके दरमियान क्या होगा नेक्स्ट, वो संडे की OPEC प्लस की मीटिंग है, जहां अपेरेंटली जो पता चल रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत वगैरह चाहते हैं कि आउटपुट बढ़ाया जाए या ऊपर रखा जाए और प्राइसेस को नीचे रखा जाए या प्राइसेस को ऊपर जाने से रोका जाए। वो इसको ट्रेड के लिए और इकोनॉमी के लिए बेहतर समझते हैं। ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरेबिया और बहरीन जो हैं वो ये समझते हैं कि माफ़ कीजिएगा कि प्राइसेस को, आउटपुट को कम रखा जाए और प्राइसेस को बढ़ाया जाए। और दोनों व्यूज़ जो हैं वो खासे हमेशा कंसेंसस हो जाता है, सऊदी ओपिनियन को प्रिवेल कर जाती है। लेकिन अभी देखते हैं कि संडे को क्या होता है। अब आए इस सारी सूरत हाल का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, वो खासा इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ऑफ कोर्स एक बड़ी डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन में, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास कम से कम भी $3 बिलियन रखे हुए हैं और मसलसल वो डेफर होते रहते हैं, आगे चले जाते हैं। UAE ने भी तकरीबन $3.3 बिलियन रखे हुए हैं, जिसमें से अभी फौजी फाउंडेशन के 1 बिलियन के शेयर्स जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। मेरे सोर्सेज की कहते हैं कि प्रॉबेबली ये मुत्तहिदा अरब अमारात की रिक्वेस्ट पे किया गया है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। वो दुनिया की हर जगहों पे, यूरोप हो या अमेरिका हो या कनाडा हो, वो हर जगह पे अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की जो एक सेंट्रल नर्व पॉइंट है, ये पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ अस्करी बैंक जुड़े हुए हैं, FFC जुड़ी हुई है, अब PIA जुड़ गया है, कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है, FWO जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या कुछ जुड़ा हुआ है, उस सब के अंदर उन्होंने उसकी सीट पे, उसकी जो डिसीजन मेकिंग सीट है, उस पर उन्होंने अपनी जगह जो है वो ढूंढ ली। ये चीज़ सऊदीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सऊदीज़ इसको बहुत गौर से देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। अब ये सोर्सेज जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों से 1%, 2% किस्म के सोर्सेज हैं, कुछ मिलिट्री रिलेटेड हैं, कुछ और रिलेटेड हैं। तो इसकी चीज़ों में
कोई एग्जैजरेशन भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, माय सोर्सेस, सऊदी अरब को ये बात कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि यूएई को आपने 1 बिलियन के शेयर्स दे दिए। बेसिकली 1 बिलियन तो सऊदी अरब के लिए मैटर नहीं करता। जो चीज़ उनके लिए मैटर करती है कि मुत्तहिदा अरब इमारात एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसको सऊदी अरब ने अपना ही डोमेन समझा था, वहाँ पर वो जाकर उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ तो दोनों ने पैसे रखे हुए हैं, और एमबीजेड ने एयरपोर्ट पे जो फैसला किया उसमें मजीद उन्होंने गालबन $2 बिलियन को मजीद डेफर भी कर दिया पाकिस्तान की। अब दूसरी तरफ सितंबर में पाकिस्तान ने जो जिसको बहुत पीटा, कि बहुत जिसका चर्चा किया गया कि वो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया सऊदी अरब के साथ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि सऊदी अरब की इंसिस्टेंस पे किया। उस वक्त इनको एक मौका मिल गया जब कतर के ऊपर हमला हुआ, तो ये कहने के लिए ऐसा लगा सब लोगों को, मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा जो लोग रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, बाकी सारा पाकिस्तान ढंडोरा पीट रहा था, कमीज़ें फाड़ दी लोगों ने अपनी, के मुकद्दस मकामात के डिफेंस के लिए पाकिस्तान जाने लगा है, मक्का और मदीना के डिफेंस के लिए। मैंने आपको कहा था इसका ताल्लुक सऊदी अरब के आगे पीछे जो पॉलिटिक्स है, यमन, ईरान, हूतीज, इन सब चीज़ों से इसका ताल्लुक। अभी ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब ने उसके बाद से डिमांड की हुई है कि पाकिस्तान एक एक्सपेंडेड लार्ज, अनयूजली लार्ज ब्रिगेड लेवल या ब्रिगेड प्लस किस्म का कम से कम 4000 क्रैक ट्रूप्स ट्रेन जो हैं, स्पेशल यूनिट्स, उनको दे यमन में एसटीसी को काउंटर करने के लिए, जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसके पीछे यूएई खड़ा है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो ऑफ कोर्स न्यूट्रल प्ले करना चाहती है, और पाकिस्तान आर्मी नहीं करना चाह रही कि इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो। वो दोनों साइड्स को समझाने बुझाने में लगे हुए और अपनी एक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो इंक्रीजिंगली उनके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। अब अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ समझनी, मैं सोच रहा था इससे पहले कि मैं कहूँगा ये जुमला, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में और पॉलिटिकल एनालिस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। अगर मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाऊं, उसका हैट पहन लूं, तो मैं कहूँगा यार इन्होंने कुंडा कर दिया, ये देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर कॉर्ड, ये फंसाते चले गए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटिजिक इंटरडिपेंडेंस है, वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से, 1980 की दिहाई के बाद से, बल्कि 70s से, जब हमारी एक्सपैट लेबर फोर्सेस ने बहुत बड़ी तादाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से हमने ये तरीका निकाला कि हमारी इकोनॉमी के लिए हमने अपनी अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर को हमने मशरक़ वस्ता की मार्केट्स में भेजा और मार्केट्स में एंट्रेंच किया, और वो हमारा फॉरेन करेंसी का एक सोर्स बन गया और हमारी लेवरेज का भी एक सोर्स बन गया। और उसके बाद हमारी फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती चली गई मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के ऊपर। तो हम एक ऐसे स्ट्रेट जैकेट मैकेनिज्म में फंस गए जिसका अब ये बढ़ती भी शक्ल और उसकी कल्मिनेशन हमारे सामने आ रही है। यहाँ पर अगर इमरान खान की हुकूमत भी होती और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत होती या आसिफ अली जरदारी साहब की भी हुकूमत होती, तो ये मामलात इसी किस्म के होने थे और ये चैलेंज इसी किस्म का होना था। इसका ये प्रेजेंट शरीफ जरदारी आसिम रजीम के साथ कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक इसका नहीं बनता। तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों का कहते हैं ना कि द हैंड गोज़ फॉर द ट्रिगर, कि हम इसी पे इनको फायर करेंगे कि ये सिचुएशन का ताल्लुक पाकिस्तान से है, खालिस्तान इनसे नहीं है। सो अब ये न्यूट्रलिटी खेलना चाह रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चाहती है हम न्यूट्रलिटी मेंटेन रखें, लेकिन इस स्टेज पे न्यूट्रलिटी बड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। जो रफ सोर्सेस हैं कि तकरीबन 27-28 लाख पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, जिनको निस्बतन कम बेहतर जॉब्स मिलती हैं, और तकरीबन 20-21 लाख जो हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात ने मोस्टली अराउंड दुबई एंड आगे पीछे शारजा वगैरह में काम कर रहे हैं, जिनको निस्बतन बेहतर जॉब्स मिलती हैं। दोनों जगहों पे वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर सऊदी अरब के चूँकि मदीना मक्का की अट्रैक्शन भी है, तो उनका एक ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी इस सिलसिले में आ जाता है। और जहाँ ये पैसों की मैंने बात करती है, वहाँ इसको भी ज़हन रखना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी $4.6 बिलियन की डील की है 2-2.5 बरस की जनरल आसम ने, जनरल हफ्तार, फील्ड मार्शल हफ्तार के साथ, जो लिबियन नेशनल आर्मी को कंट्रोल करते हैं ऑयल रिच पार्ट्स ऑफ लिबिया के अंदर, ईस्टर्न लिबिया में, वो मुत्तहिदा अरब इमारात ने करा के दी है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से सैंडविच हो गया है बिटवीन द सऊदी एंड द इमराती इंटरेस्ट में, और इसमें से कोई ईजी रास्ता नहीं है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप बहुत ही महारत से लेवरेज भी करें और एक सस्टेन डिप्लोमेसी करें और दोनों के दरमियान एक रोल प्ले करें। मजीद सोर्सेज ये बताते हैं कि जीसीसी जो है वो इस वक्त स्प्लिट हुआ है बिटवीन 2 ब्लॉक्स एंड 2 ग्रुप्स। एक ब्लॉक में सऊदी अरब है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा मुल्क है, सऊदी अरब ने जीसीसी बनाया भी था रियाद में 1981-82 वगैरह में कहीं। और सऊदी अरब के साथ इस वक्त जो फर्मली खड़ा है वो है बहरीन, और इन दोनों का पर्सपेक्टिव इस किस्म का है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। दूसरी तरफ जो सेकंड ब्लॉक है उसके अंदर लेड बाय यूएई, उसमें इस वक्त कतर, जिसके पहले यूएई के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे जब कतर को जीसीसी से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो सेकंड ब्लॉक है उसमें कतर है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, उसके अंदर ओमान है और उसमें कुवैत है।
अब फिर मैंने वंस अगेन आपको कहा था कि मैप देखिएगा, तो आप देखेंगे कि ये सारे एक लाइन के अंदर हैं। दरमियान में अगर आप सिर्फ बहरीन को नज़रअंदाज कर दें, तो ऊपर से शुरू करें फ्रॉम द साउथ ऑफ इराक, इराकी पेनिनसुला या इराक जो है मेसोपोटामिया के नीचे, वहाँ बेचारा कुवैत है। कुवैत के बाद ये सब एक लाइन के अंदर आपको नज़र आते हैं। बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान वगैरह जो है, सब एक लाइन में, और ये सब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो चुके हैं और सब सऊदी अरब के साथ हैं। यूएई जो है उसका जो विजन है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोर्सेज, वो एक मैरीटाइम ट्रेड पोर्ट्स का विजन है, जिसको आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जैसे बिफोर द क्रिश्चियन एरा, बिफोर द कॉमन एरा, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स की मैरीटाइम विजन था और उनका जो मैरीटाइम राइवलरी थी मेडिटेरेनियन के ऊपर, ये इनकी इस वक्त बहरे अहमर में, पर्शियन गल्फ में और नीचे जो गल्फ ऑफ एदन है, इनमें इसी किस्म की एक राइवलरी और विजन है जिसका ताल्लुक ट्रेड कॉम्पिटिशन से है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ऑफ कोर्स इनको लीड करता है इस पैक को, और उनकी सोमाली लैंड में भी उनके पास वो पोर्ट्स को देख रहे हैं, जहां वो इसराइल के एक तरह से एलाय हैं। सूडान में पोर्ट सूडान पे उनकी उनकी प्रेजेंस है, और साउथ यमन में एसटीसी के ज़रिए उनकी जो साउथ ईस्ट की तरफ प्रेजेंस है। सोमाली लैंड को इसराइल ने फ्राइडे को रिकग्नाइज़ किया, पहला कंट्री है जिसने उसको रिकग्नाइज़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा में जो डिस्कशन हुई थी इसराइल के हवाले से, वो पैलेस्टीनियन के हवाले से हुई थी कि ये गज़ा से लोगों को वहाँ निकालना चाहते हैं, वो भी शायद एक एलिमेंट है। लेकिन इसराइल वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री फुटहोल्ड भी देखता है अपने लिए सोमाली लैंड में, अगेंस्ट द ईरानियन इंटरेस्ट इन यमन एंड अगेंस्ट द हूतीज़। तो ये भी एक एंगल है जिसमें यूएई जो है उनके साथ है। लेकिन एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो सेकेंड ब्लॉक है यूएई, कतर, ओमान एंड कुवैत का, ये चाइना और रूस के भी ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू एमबीएस एंड बहरीन। ये ज़्यादा करीब है उनके, ये रशिया के और चाइना के भी करीब हैं, और इनके निस्बतन तुर्की से भी बेहतर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और कम्युनिकेशन है। और ये सारे मिलके एक और भी चीज़ करना चाहते हैं, ये ईरान को अमेरिका के साथ और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ टेबल पे लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एमबीएस डजंट लाइक दैट एंड इजराइल डजंट लाइक दैट, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये इसराइल के भी साथ कर रहे हैं। सो ये इस किस्म की भी पॉलिटिक्स जो है वो खेल रहे हैं। अब पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान में मजीद कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की हुई हैं। वो ये हुई कि जब MBZ, अच्छा मैंने जो पहले बताया था कि ग्रॉक और बख्ती जों से कहा था कि वो चले गए थे वापस, वो बात सही नहीं है, बिकॉज उन्होंने बुलाया शहबाज शरीफ साहब को पिछले 24 घंटे में। वो बुलाया इसलिए ताकि उनकी तस्वीर इशू और पता चले, क्योंकि वो अपेरेंटली दुनिया से गुम थे, जो भी वो कुछ कर रहे थे अपने पैलेस के अंदर। तो मोहम्मद बिन जैद के साथ शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई कई घंटों की, और उनकी तस्वीर भी वहाँ से इशू की गई पाकिस्तानी अखबारात में। सऊदीज़ को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि MBZ 6 दिनों के लिए इस क्राइसिस में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सोर्सेस, MBS ने फैसल बिन फरहान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्हें कहा कि शहबाज शरीफ साहब से बात की जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से फैसल बिन फरहान की बात नहीं हो सकी कि वो वापस आएँ, क्योंकि वो बैठे हुए MBZ के साथ, वो वहाँ बात नहीं करना चाह रहे फैसल बिन फरहान के साथ। वो वापस आएंगे तो उनकी बात होगी। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जो हैं जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल वगैरह वगैरह, वो कहाँ थे? वो लाहौर के अंदर थे, जहाँ पर पहले से ऑर्गेनाइज था पोलो का मैच, जहाँ पे कोर कमांडर बैरल जनरल फयाज हैं, उनके साथ वो थे। और वहाँ पे सऊदी एम्बेसडर जो हैं नवाफ अल मलकी, उनको भी बुलाया हुआ था। लेकिन एंड टाइम पे एम्बेसडर नवाफ अल मलकी वहाँ पे नहीं आए, विच इज़ बीइंग अंडरस्टूड कि डिस्प्लेजर जो है वो शो किया जा रहा है ऑन दी MBZ's लॉन्ग प्रेजेंस ओवर देयर। अब ये क्राइसिस, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी भी है एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये क्राइसिस भी है। पाकिस्तान आर्मी इसे कैसे लेवरेज करती है डिप्लोमेटिकली, ये देखना होगा। और ये पाकिस्तान फ़ौज ये अफोर्ड नहीं करती कि एक साइड को दूसरी साइड के ख़िलाफ़ जो है वो पोजीशन ले ले, तो कैसे इसको हैंडल करते हैं। लेकिन जहन में रखिए कि 2015 में यही वो सूरत हाल थी जिसमें उस वक्त की जो मिलिट्री हाई कमांडर GHQ था, लेड बाय जनरल राहील शरीफ, जो अब खुद बैठे हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, वो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के इस कॉन्फ्लिक्ट से वो लीडरशिप जो है वो दूर रहना चाहती थी, जब पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि जी पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ कर दिया सारा कुछ। तो ये एक सूरत हाल है जिसका मजीद अपडेट हमें संडे तक मिलेगा, फिर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। एक और डेवलपमेंट ये है कि 2 दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर वहाँ का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन का अप्रूवल दिया है, जो तकरीबन 800 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए बनते हैं।